यह कहानी जर्मनी में 3 जून 1998 को हुए एक भयावह रेल हादसे की है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन एक दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हुई। उस दिन एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी, जब ट्रेन के एक पहिए पर लगा धातु का टायर अचानक टूट गया। उस क्षण को ट्रेन में बैठे यात्रियों ने महसूस किया, जब एक धातु की पट्टी ट्रेन के फर्श में फंस गई। कंडक्टर को तुरंत सूचित किया गया, लेकिन ट्रेन आपातकालीन रुकावट के बजाय आगे बढ़ती रही। जब ट्रेन 200 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी, तब तीसरी कार अचानक पटरी से उतर गई और एक पुल से टकरा गई। इस भयानक टक्कर के चलते पुल ढह गया और कई कारें नीचे गिर गईं। इस दुर्घटना में 101 यात्रियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। दुर्घटना के बाद की जांच में यह पता चला कि ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, के पहियों में मोनोलॉक डिजाइन के बजाय मल्टीपार्ट पहियों का इस्तेमाल किया गया था, जो समय के साथ खराब हो जाते थे। ट्राम कंपनी यूस्ट्रा ने 1997 में पहियों में दरार की रिपोर्ट की थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। इस हादसे ने जर्मनी और पूरे रेल उद्योग को झकझोर कर रख दिया, जिससे हाई स्पीड ट्रेन सुरक्षा मानकों में व्यापक सुधार की आवश्यकता को बल मिला। यह दुर्घटना जर्मनी के इतिहास की सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक थी और इसके बाद से हाई स्पीड ट्रेनों के पहियों और अन्य सुरक्षा उपायों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। 3 जून 1998 को म्यूनिख से हैम्बर्ग तक हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा कर रहा एक परिवार उस समय सदमे में आ गया, जब धातु की एक तेज पट्टी ट्रेन के फर्श से होकर 2 सीटों के बीच आर्मरेस्ट में समा गई। उनमें से एक के साथ ट्रेन के डिब्बे भाग गए और कंडक्टर को लाने की जल्दी की। हो सकता है कि वे चोट से बचने के लिए राहत महसूस कर रहे हों, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ी, वे सबसे खराब रेल में से कुछ ही मिनटों की दूरी पर थे। जर्मनी के इतिहास में आपदाएं। जर्मनी में हाई स्पीड रेल लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क है, जो विशेष रूप से निर्मित ट्रेनों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जो आश्चर्यजनक रूप से तेज यात्रा कर सकती है, जबकि सामान्य यात्री ट्रेनें 160 किलोमीटर से कम या 100 मील प्रति घंटे से कम की गति से यात्रा करती हैं। कुछ पर जर्मन हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं। लाइनें 300 किलोमीटर या 166 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में सक्षम हैं। हाई स्पीड ट्रेनें सबसे पहले 1991 में जर्मनी में चलनी शुरू हुई। जापान ने पहले ही शाइन या बुलेट ट्रेन के साथ हाई स्पीड रेल विकसित कर ली थी और इटली और फ्रांस ने भी जल्द ही हाई स्पीड रेल लाइनों का अनुसरण किया था। उनकी अपनी हाई स्पीड रेल यात्रा को आमतौर पर अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान के रूप में देखा जाता था। यह पारगमन के अन्य रूपों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल यात्रियों के लिए अपेक्षाकृत सस्ती थी और सबसे बढ़कर जर्मनी की हाई स्पीड ट्रेनों को इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूप में संदर्भित किया जाता था। आइस ट्रेनें और राज्य रेलवे कंपनी ड्यूटन द्वारा अपने शुरुआती वर्षों में चलाई जाती थीं। अधिकांश यात्रियों ने आमतौर पर सकारात्मक अनुभव की सूचना दी थी, लेकिन एक मुद्दा यह था कि कई लोगों ने देखा कि जब आईसी ट्रेनों पर उच्च गति से यात्रा करते हैं तो बहुत अधिक कंपन होता है और बुफे कार में कांटे शोर से खड़खड़ाते हैं और शीशे अपनी मर्जी से टेबल के पार चले जाते हैं। इस कंपन का कारण पहियों के रूप में पाया गया। वे मानक मोनोलॉक डिजाइन के थे, जहां उपयोग में होने पर प्रत्येक पहिया को एक पूर्ण भाग के रूप में ढाला गया था। ये पहिए असमान रूप से खराब हो जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ कंपन उत्पन्न होता था, जो ऊपर और उन गाड़ियों में संचारित होता था जिन पर पहिए चलते थे। इस समस्या को हल करने के लिए पहिए के डिजाइन को बदल दिया गया था। मोनोब्लॉक पहियों को उन पहियों से बदल दिया गया था जिनमें कई घटक थे। एक केंद्रीय कोर, धातु के टायर जो पहिए के बाहर चारों ओर लपेटे जाते हैं, और कंपन को कम करने के लिए दोनों के बीच एक रबर डैम्पर होता है। इस प्रकार के पहिए के डिजाइन का उपयोग कई वर्षों से ट्राम पर सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ड्यूट जाबन के लिए काम करने वाले इंजीनियरों ने गणना की है कि ये पहिए अभी भी सुरक्षित और कार्यात्मक होंगे। आईसी नेटवर्क की बहुत अधिक गति के परीक्षण किए गए, लेकिन कुछ परीक्षणों में कटौती की गई क्योंकि दून के अधिकारी नए डिजाइन को पेश करने और कंपन की समस्या को जल्द से जल्द हल करने के इच्छुक थे।
1992 में ऐसा करने के बाद नए पहिए का डिजाइन पूरी तरह से हल हो गया। कंपन की समस्या और बिना किसी महत्वपूर्ण समस्या के कई वर्षों तक अच्छी तरह से काम करती दिखाई दी। 1997 में हनोवर में ट्राम चलाने के लिए जिम्मेदार कंपनी USTRA ने अपने कुछ वाहनों के पहियों में दरारें देखीं, जबकि किसी भी मशीन के घटक समय के साथ खराब हो जाते हैं। वे अपनी अपेक्षा से बहुत पहले दिखाई दे रहे थे। यूस्ट्रा ने प्रभावित टायरों को तुरंत बदल दिया और उनके रख रखाव के कार्यक्रम को समायोजित किया ताकि टायरों को अधिक बार बदला जा सके। इससे पहले कि दरारें बनने का कोई मौका मिले, यूस्ट्रा ने भी अपने निष्कर्षों के बारे में डुआबान को सूचित किया, क्योंकि वे जानते थे कि टायर एक ही प्रकार के हैं। हाई स्पीड ट्रेनों में पहिए का उपयोग किया जा रहा था। हालांकि ड्यूटन ने अपनी हाई स्पीड ट्रेन पहियों में ऐसी कोई समस्या नहीं देखी थी, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 जून 1998 को एक आईसी ट्रेन सुबह 10:30 बजे म्यूनिख से हैम्बर्ग की ओर यात्रा कर रही थी। यह अपने गंतव्य से पहले अंतिम मध्यवर्ती पड़ाव हनोवर स्टेशन से रवाना हुई। 20 मिनट से भी कम समय बाद एक शक्तिशाली झटके ने पहली यात्री कार को हिला दिया और धातु का एक तेज टुकड़ा फर्श के माध्यम से एक डिब्बे में घुस गया जहां यात्री बैठे थे। डिटमैन अपने परिवार के साथ उस स्थान के ठीक ऊपर बैठा था जहां धातु का टुकड़ा गाड़ी में घुसा था। वास्तव में इसने उसकी पत्नी और उसके बेटे के बीच आर्मरेस्ट को छेद दिया था। योर्क और उसका परिवार जल्दी से अपना कंपार्टमेंट छोड़कर अगली गाड़ी में चला गया, जबकि योर्क एक कंडक्टर को ढूंढने गया था। उन्हें तीसरे डिब्बे में एक मिला और उन्होंने तुरंत बताया कि प्रशिक्षण के बाद उन्होंने क्या देखा था। कंडक्टर ने कहा कि वह कंपनी की नीति के अनुसार नुकसान का आकलन करेंगे। समस्या का निरीक्षण करने के बाद ही वह ट्रेन को आपातकालीन रूप से रोकने की पहल कर सकते थे। रास्ते में आप पहली गाड़ी पर लौटे और देखा कि ट्रेन लगभग 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पटरियों के साथ दौड़ते हुए चिंताजनक रूप से हिलने लगी थी। जैसे ही यॉर्क कंडक्टर को क्षति के बारे में बताने वाला था, ट्रेन हिंसक रूप से पटरी से उतर गई। तीसरी कार से शुरुआत हुई। सामने वाली मोटर कार और यात्री कारें एक और दो सुरक्षित बच गईं, लेकिन तीसरी गाड़ी पटरी से उतर गई और एक पुल से टकरा गई जो ट्रैक के ऊपर से गुजर गई। प्रभाव के कारण पुल ढहना शुरू हो गया। कार 4 गिरते हुए नीचे से गुजरने में सक्षम थी। तटबंध में चढ़ने और कुछ पेड़ों से टकराने से पहले कार 5 का कुछ हिस्सा और कार 6 के सभी हिस्से गिरते हुए पुल से कुचले गए थे, जो केवल 6 की ऊंचाई तक नीचे की जगहों पर संकुचित हो गए थे। बाद की कारें पूरी गति से पटरी से उतरकर मलबे में ढेर हो गईं और एक दूसरे से इतनी जोरदार तरीके से टकराईं कि 8 डिब्बे उसी स्थान पर पहुंच गए जिस पर अभी कुछ देर पहले एक ने कब्जा कर लिया था। 2 डीन रेलवे कर्मचारी जो पुल के नीचे काम कर रहे थे तुरंत मारे गए। जहाज पर सवार कई यात्रियों की भी ऐसी ही हालत हो गई। भाग्य जबकि पहली कुछ कारों में यात्री जो पुल गिरने से पहले पुल के नीचे से गुजरे थे, उनमें से अधिकांश जीवित थे। जो ट्रेन में आगे पीछे थे, उनके बचने की बहुत कम संभावना थी। पास के शहर ईडा से स्थानीय लोग आवाज से घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए। आपातकालीन सेवाओं के साथ दुर्घटना कुछ ही मिनट बाद पहुंची। पुलिस और सेना सहित 1000 से अधिक आपातकालीन कर्मचारी दुर्घटना स्थल पर एकत्र हुए। लगभग 40 आपातकालीन चिकित्सक पास में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे और घायलों को बचाव अभियान के लिए आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए घटनास्थल पर गए। यह एक चुनौतीपूर्ण था। इससे पहले कभी भी ऐसी ट्रेन से जुड़ी कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई थी और इस तरह से किसी भी आपातकालीन कर्मचारी ने पहले कभी भी इस पर काम नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों को मलबे से मुक्त करने की कोशिश की थी। उन्होंने पाया कि ट्रेन का दबाव प्रतिरोधी था। खिड़कियों और दरवाजों को काटना बेहद मुश्किल था। गंभीर रूप से घायल 87 लोगों का इलाज किया गया, जिनमें से कई को हेलीकॉप्टर द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रेन में कुल 287 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य थे। दुर्घटना में 101 लोगों की मौत हो गई। यॉर्क डिटमैन और उनका परिवार बिना गंभीर रूप से भाग निकले। जर्मनी में हाई स्पीड रेल को सुरक्षित और कुशल होने के लिए जाना जाता था, इसलिए यह दुर्घटना एक बहुत बड़ा सदमा थी, खासकर इसलिए क्योंकि तुलनीय गंभीरता की कोई दुर्घटना अभी तक नहीं हुई थी।
दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड नेटवर्क, संरचनात्मक स्थायित्व और सिस्टम विश्वसनीयता के लिए भ्रूभंग हॉफर इंस्टीट्यूट या भ्रूभंग हॉफर LBF ने दुर्घटना के कारणों की जांच की। संस्थान द्वारा निर्धारित घटनाओं का क्रम यह धातु का टुकड़ा था जो था योर्ग डिटमैन, और उनके परिवार के कब्जे वाले डिब्बे में वास्तव में धातु का टायर था जो उस गाड़ी के एक पहिए को कवर करता था। समय के साथ घिस जाने के बाद टायर टूट गया था और कुछ अवशेष गाड़ी में चढ़ गए थे। टायर के अवशेष गाड़ी के फर्श में भाले की तरह फंसे हुए थे। टायर का पिछला सिरा नीचे जमीन पर घसीटा जा रहा था। जैसे ही ट्रेन कुछ बिंदुओं के ऊपर से गुजरी, एम्बेडेड टायर के पिछले सिरे ने उन बिंदुओं के साथ संपर्क बनाया जिससे वे अलग हो गए। संरेखण और पहियों के उस सेट को आंशिक रूप से पटरी से उतारते हुए ट्रेन पहियों के एक सेट के साथ पटरियों पर चलती रही, जिससे पटरी से उतरने की गति उत्पन्न हुई, जिसे कुछ यात्रियों ने दुर्घटना से ठीक पहले देखा था। जब वह बिंदुओं के दूसरे सेट के पास पहुंची तो आंशिक रूप से पटरी से उतरे एक पहिए ने पहियों के साथ संपर्क बना लिया। जैसे ही तीसरी कार उनके ऊपर से गुजर रही थी, तीसरी कार के पिछले पहिए और उसके पीछे आने वाली प्रत्येक कार को सामने की मोटर कार और कारों एक और दो से अलग ट्रैक पर निर्देशित किया गया था, जिसके कारण कार तीन एक तरफ मुड़ गई और ओवरपास से टकराते हुए पूरी तरह से पटरी से उतर गई और दुर्घटना की शुरुआत हुई, जिसने ट्रेन के बाकी हिस्सों को नष्ट कर दिया। यह पाया गया कि 1992 में दुर्घटना को रोकने के कई अवसर थे। हॉफर LBF ने ड्यूड जॉन को इसकी संभावना के बारे में चेतावनी दी थी। इसी तरह 1997 में हाई स्पीड ट्रेनों में टायर खराब हो रहे थे। ट्राम कंपनी यूस्ट्रा ने भी पहियों के स्थायित्व के बारे में चिंता जताई थी। डोन ने इन चेतावनियों में से किसी पर भी कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा यह पाया गया कि पहियों का नियमित निरीक्षण फ्लैशलाइट का उपयोग करके किया गया था। दरारों या तनाव के संकेतों की तलाश करें। धातु की थकान का पता लगाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण उपलब्ध थे, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि इस उपकरण को उन चीजों को वितरित करने के इतिहास के साथ बहुत संवेदनशील माना जाता था जिन्हें कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में गलत सकारात्मक माना था। यात्रियों द्वारा दुर्घटना में शामिल कुछ कारों में अत्यधिक कंपन की शिकायतें दर्ज की गई थीं, लेकिन पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी। जिस कंडक्टर ने ट्रेन नहीं रोकी थी उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन बाद में उसे किसी भी दोष से मुक्त कर दिया गया था। उसने प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया था। उनकी नौकरी में प्रशिक्षित मुख्य रूप से ग्राहक सेवा थी और उनके पास यह जानने के लिए तकनीकी पृष्ठभूमि नहीं थी कि आपातकालीन रोक प्रक्रियाएं उचित थीं या नहीं, या कंपनी के भीतर उन्हें बदलने की स्थिति क्या थी। यदि वे अनुचित थे तो दुर्घटना के लिए मुआवजे की एक निर्धारित राशि स्वीकार की गई। उन सभी लोगों के परिवारों को भुगतान किया गया जो मर गए थे या घायल हो गए थे, और कंपनी के खिलाफ आगे के दावों को अदालत के बाहर निपटाया गया था। देउद शाबान के 3 कर्मचारी, जिनकी भूमिकाओं का मतलब था कि दुर्घटना के लिए उनकी कुछ प्रत्यक्ष जिम्मेदारी थी, उन पर आपराधिक आरोप लगाए गए थे। एक लंबी सुनवाई के बाद दलील सौदेबाजी के साथ मामला सुलझाया गया और प्रत्येक आरोपी को 10,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। ईडा रेल दुर्घटना के बाद जर्मन रेल नेटवर्क में कई बदलाव किए गए। सबसे पहले सभी हाई स्पीड ट्रेनों के पहिए बदल दिए गए। एक मोनोब्लॉक डिजाइन के साथ प्रतिस्थापित पूरे नेटवर्क का मूल्यांकन किसी अन्य स्थान की पहचान करने के लिए किया गया था, जहां ट्रैक पॉइंट पुलों या अन्य बाधाओं के ठीक सामने स्थित थे, और इन बिंदुओं पर ज्यादातर मामलों में दबाव प्रूफ खिड़कियां और दरवाजे लगाए गए थे जिन्होंने बचाव अभियान के दौरान काटने का विरोध किया था। उनकी जगह खिड़कियां और दरवाजे लगाए गए जिन्हें आपातकाल की स्थिति में आसानी से खोला या तोड़ा जा सकता था। दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए एक स्मारक 2001 में दुर्घटना स्थल के करीब एक मैदान में स्थापित किया गया था। 101 चेरी के पेड़ लगाए गए थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिवंगत हो चुके लोगों के नाम एक पत्थर की दीवार पर उकेरे गए हैं, और साइट के दूर के छोर पर एक पत्थर की सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है जो खाली जगह पर समाप्त होती है। इस हादसे ने जर्मनी और पूरी दुनिया को दिखाया कि अत्याधुनिक तकनीक और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परिवहन साधनों में भी जोखिम हमेशा बना रहता है। उस दिन की दुर्घटना के बाद जर्मनी में रेलवे सुरक्षा मानकों पर बड़े बदलाव किए गए।
जांच से निकली सच्चाई ने साबित किया कि सुरक्षा के प्रति सावधानी और समय पर रखरखाव का महत्व कितना आवश्यक है। चाहे सिस्टम कितना भी उन्नत क्यों ना हो, हमें इस घटना से यह सीख मिलती है कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। चाहे हम कितनी भी तेजी से आगे बढ़ रहे हों, अगर सुरक्षा और सतर्कता का ध्यान न रखा जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। हम फिर मिलेंगे एक और अनोखी और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।